नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा को लेकर के काफ़ी सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में हम बात करने वाले हैं आईएनएलडी की। अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से कुरुक्षेत्र से ताल ठोक दी है, उसके बाद क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, और अगर अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आईएनएलडी जो है वो किसी भी सूरत में वो गेम अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वो किंग मेकर की भूमिका में भी वो आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप शोरान जी, खरी खरी न्यूज़ से। सर, नो डाउट कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने एकदम से मैदान में आए हैं, तो लगता है कि कुछ और ही मिजाज में है आईएनएलडी। हारून देखिए, अभय सिंह चौटाला का ये बदलाव हुआ मिजाज बता रहा है कि वो लोकसभा चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और अपनी पार्टी इनेलो को कम से कम अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से आगे निकालने के लिए हर मुमकिन कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरह से जेजेपी आज अभी हाशिए पे है, अभय चौटाला जो है एक के बाद एक लीड लेते जा रहे हैं। देखिए अरुण, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज की तारीख में जेजेपी ही आगे है, क्योंकि हम पिछले चुनाव का रिकॉर्ड के हिसाब से बोलते हैं। दुष्यंत चौटाला बेशक आज डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन आज उनके पास 10 विधायक खड़े हैं। 10 में से बेशक 5 विधायक चले भी गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पे, ऑन पेपर्स पे जेजेपी मजबूत है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये हालात पलट जाएंगे, यानी बाजी पलट जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इन लोगों की जो तैयारियाँ हैं वो बता रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी की बजाय इनेलो का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि आप देखिए, अभय सिंह चौटाला चाहते तो कुरुक्षेत्र में अपने बेटे अर्जुन चौटाला उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद कमान संभाली है, खुद सेनापति बने हैं, यानी वो पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इनेलो ने बाकी के 9 सीटों के लिए भी सबसे मजबूत प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, यानी लगभग 90% ये फाइनल लिस्ट है। इसके आधार पर ही इनेलो अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी और ये सारे के सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभय सिंह चौटाला की इनेलो पार्टी को लोकसभा चुनाव में 5 से 6 लाख वोट दिला सकते हैं। यानी पिछली बार जहां महज 1.89% वोट इनेलो को मिले थे, कहीं ना कहीं 5% से पार इनेलो इन प्रत्याशियों के आधार पर जा सकती है। यानी कि वोट बैंक जरूर इनेलो का इस बार बढ़ने वाला और कम बैक होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कम से कम 2 गुना वोट पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये सीट ऐसी है कुरुक्षेत्र की जहां पर अभय सिंह चौटाला बेशक आज की तारीख में बीजेपी से नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन अगर नंबर 2 पर भी आ जाते हैं तो वो उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी और इनेलो का कमबैक कहा जाएगा। बिल्कुल, ये चलो ये विस्तार की बात है, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे उन 9 और संभावितों की, कहाँ पे किस तरह से हैं। सिरसा सीट के ऊपर पूर्व विधायक सीताराम या पृथ्वी नंबरदार को इनेलो चुनाव मैदान में उतार सकती है, क्योंकि नरवाना से पृथ्वी नंबरदार विधायक बने थे, वो बाद में जेजेपी में चले गए थे और पिछले महीने वापस लौटे हैं। अगर नरवाना से पृथ्वी नंबरदार की अगुवाई में इनेलो अपनी वर्किंग शुरू करती है तो निश्चित तौर पर वो पिछली बार जो इनेलो को वोट मिले थे 80,000, उसकी तुलना में वो लगभग मान के चलिए कि 1.25 लाख 1.5 लाख वोट हासिल कर सकते हैं। और सीताराम भी कई बार विधायक रहे हैं इनेलो की टिकट पर, तो दोनों के दोनों चेहरे मजबूत हैं जिसके ऊपर भी दाव लगाएंगे। यानी इनेलो के लिए सिरसा में अब की बार वोट बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार सीट के ऊपर बीजेपी की लड़ाई के लिए, जेजेपी से आगे निकलने के लिए और कांग्रेस के मुकाबले में अभय सिंह चौटाला के पास सबसे मजबूत चेहरा है उमेद सिंह लोहान। उमेद सिंह लोहान को सब जानते हैं, वो जाने माने चेहरे हैं, तो उनसे मजबूत चेहरा कोई नहीं है। तो वो भी ये मान सकते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इन लोगों की साइड से वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर इनेलो के पैनल में 2 जो मुख्य नाम हैं वो पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा हैं और पूर्व विधायक मंदोला हैं। दोनों के दोनों अपने इलाके में अच्छा रसूख रखते हैं और पिछली बार दोनों चुनाव नहीं लड़ा था। अब देखने की बात है कि इन दोनों में टिकट किसको मिलेगी, ओम प्रकाश गोरा को मिलेगी या मंदोला को मिलेगी। यानी बेस्ट जो चेहरे इनेलो ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर उतारे हैं। अब बात करते हैं रोहतक के ऊपर। रोहतक सीट के ऊपर या तो स्वर्गीय नफे सिंह राठी के परिवार से टिकट दी जाएगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में पूर्व विधायक नरेश शर्मा जो बादली के विधायक थे वो भी चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। इसके अलावा पूर्व में चुनाव लड़ चुके इंदर सिंह को भी टिकट इनेलो दे सकती है। यानी यहाँ पर भी बेस्ट कम्बिनेशन है, बेस्ट फेस है। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत सीट को लेकर कहीं ना कहीं रामफल कुंडू का नाम आ रहा है। रामफल कुंडू सफेदों के विधायक रहे हैं और अभी तक जींद जिले से किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी है। अगर यहाँ पर इनेलो सफेदों टिकट देती है तो वो भी अच्छे वोट ले सकते हैं। यानी अभय सिंह चौटाला ने जो
पैनल बनाया है वो बेस्ट पैनल बनाया है। अम्बाला सीट के ऊपर प्रकाश भारती जो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको इनेलो चुनाव मैदान में उतार सकती है। और प्रकाश भारती आज की तारीख में दलितों में ठीक ठाक नाम है, उनको ये नहीं कह सकते कमज़ोर है, क्योंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं तो उनका भी अच्छा खासा रसूख है। वोट कितने मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन इनेलो की तरफ से वो बेस्ट फेस रहेंगे। इस तरह से हम बात करें गुरुग्राम की, गुरुग्राम सीट के ऊपर हबीबुर रहमान वो पूर्व विधायक हैं और वो इनेलो के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए वहाँ पर लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और लगभग 1-1.5 लाख के करीब जाट मतदाता भी हैं। तो ऐसे में बाकी कोई भी पार्टी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। ऐसे में हबीबुर रहमान को टिकट देकर कहीं ना कहीं इनेलो भी अच्छा कार्ड खेल सकती है, यानी वहाँ भी 1-1.5 लाख वोट लेने का काम इनेलो कर सकती है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जो लास्ट सीट है। फरीदाबाद सीट के ऊपर जो चर्चाएं आ रही है उस चर्चा के हिसाब से सुनील तेवतिया का नाम आगे आ रहा है। वो एक जाट चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, उसके ऊपर दाव लगाकर भी कहीं ना कहीं इनेलो एक दूर की कौड़ी खेल रही है, क्योंकि उस सीट पर ऊपर भी ना तो बीजेपी जाट प्रत्याशी देगी और ना ही बीजेपी देगी। अब एक सीट बच गई करनाल की, जहाँ से सी मनोहर खट्टर रहे जो पूर्व के सीएम हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके मुकाबले में भी आईएनएलडी ने अच्छी प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस के तौर पर या तो पूर्व विधायक रेखा राणा चुनाव मैदान में आ सकती हैं। देखिए कश्यप वोट वहाँ लगभग 1 लाख हैं, तो वहाँ के हिसाब से भी तैयारी कर रखी है। और एक सरप्राइजिंग नाम और आपको बता दूं कि वीरेंद्र मराठा जो रोडों में बड़ा से आ सकते हैं। अगर वो बीजेपी से और कांग्रेस से सबसे धक्के खा चुके हैं, उनको इस बार अगर टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस से, अभी कांग्रेस में है वो, तो उस कंडीशन में वो भी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आईएनएलडी की जो फील्डिंग है, जो पैनल है वो मजबूत है। और यानी अभय सिंह चौटाला इस चुनाव में सबसे मजबूत चेहरों को चुनाव मैदान में उतारकर एक अच्छी खासी कमबैक करने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। अभय चौटाला नो डाउट आपने बताया जिस तरह से बहुत मजबूत टीम एक उतार रहे हैं, जो पैनल आपने बताया वो भी अगर वोटों के समीकरण के हिसाब से देखें तो बहुत बेस्ट हो सकता है और कुछ भी वो कर सकता है। एक वर्ड मुझे ध्यान आ रहा है, बीजेपी भी कई बार इस्तेमाल करती है, दिग्विजय ने जब सोनीपत का चुनाव लड़ा था तब भी ध्यान था, वोट काटने वाला, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस की तरफ से है या और किसी की तरफ से है, तो ये वर्ड एक बार बार आता है। देखिए क्या है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों के लिए हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करती हैं, वोट काटो का। लेकिन इस शब्द को मैं जायज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर पार्टी का अलग जनाधार है, वोट पाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे में आप किसी को ये नहीं कह सकते आप वोट काटू हैं। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता अगर दूसरी पार्टियों को वोट काटू कहते हैं तो उनसे पूछिए कि उनकी पार्टी के पिछले चुनाव में 12 सीटों के ऊपर जमानत जब्त क्यों हुई थी जब वो, यानी फिर तो वो भी वोट काटू हैं। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग महत्व है, तो मैं नहीं मानता कि इनेलो वोट काटू है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला के उतरने के बाद वहाँ ट्रायंगल फाइट हो गई है और उस कंडीशन में फ़ायदा बीजेपी को होगा। लेकिन वहाँ पर अभय सिंह चौटाला वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए वो कुरुक्षेत्र के चुनावी दंगल में उतरे हैं। कुछ ऐसे भी समीकरण हो सकते हैं अगर बीजेपी ने कुछ इस तरह का बोद्दा उम्मीदवार उतारा तो अभय सिंह चौटाला पार भी मार दे। देखिए पहली बात और मान के चलिए कि बीजेपी किसी भी सूरत में बोद्दा कैंडिडेट नहीं उतारेगी, क्योंकि सवाल मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का है। तो वहाँ ये तो आप सवाल छोड़ ही दीजिए कि बोद्दा प्रत्याशी उतारेगी। निश्चित तौर पर अच्छा प्रत्याशी होगा और जीतने वाला प्रत्याशी होगा, क्योंकि वोट मोदी के नाम पर है। और कुरुक्षेत्र में जो दावेदार हैं जैसे डीडी शर्मा हैं वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। ब्राह्मणों के 1.5 लाख वोट हैं, मोदी के नाम पे अलग से वोट मिल रहे हैं। सैनी को सीम लाने के बाद सैनी बिरादरी इकट्ठी हुई है, तो वहाँ पर बीजेपी की जीत तो निश्चित है। अब सवाल ये है कि नंबर 2 और नंबर 3 के लड़ाई में कौन रहेगा। आज से 2 सप्ताह पहले सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन 2 सप्ताह में भी वो अपनी हवा नहीं बना पाए हैं, अपना चुनाव प्रचार उठा नहीं पाए हैं। और ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने आकर उनका गणित भी बिगाड़ा है, उनका माहौल भी बिगाड़ा है। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र सीट भी रोहतक सीट के बाद सबसे हॉट सीट रहेगी, सबकी चर्चा वाली सीट रहेगी। मतलब लाला जी का सांस चढ़ा दिया अभय सिंह चौटाला ने आके। देखो डेफिनेटली, क्योंकि पहले ये था ना कि बीजेपी विरोध के वोट एक जगह जाने थे। अगर आईएनएलडी का कमजोर प्रत्याशी आता तो उस कंडीशन में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को फायदा होता। लेकिन अभय सिंह चौटाला देखिए कद्दावर नेता हैं, बड़ा नाम है, और ऐसे में अगर जाट प्रत्याशी तौर पर के लिए मैदान में उतरेंगे तो वो कहीं ना कहीं सीधा जो नुकसान करेगा सुशील गुप्ता का नुकसान करेगा। और उसकी वजह से सुशील गुप्ता के लिए अभी से परेशानियों की चर्चा शुरू हो गई है, यानी गुप्ता जी का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये तो वो कह सकते हैं कि अगर दिल से साथ नहीं निभाया कांग्रेस ने, गठबंधन का धर्म दिल से नहीं निभाया, तो लाला जी की तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर देखिए पहली बात तो ये है उनकी, आप देखिए 2019 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे निर्मल सिंह,
उन्होंने अम्बाला से आके यहाँ चुनाव लड़ा था। और पूरे अगर आप इसको ग्राफ को देखेंगे जो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का है, आधे पार्लियामेंट में तो एसआर के तिगड़ी के नेता मजबूत हैं और आधे पार्लियामेंट के अंदर जो है भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लोग मजबूत हैं। तो कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है, सबसे पहला नुकसान तो वही सुशील गुप्ता को करेगी, क्योंकि जब तक सारी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव के लिए नहीं उतरेगी तब तक गुप्ता जी का अभियान सिरे नहीं चढ़ेगा। और आप देखिए, आप पूरे 2 सप्ताह का आप रिकॉर्ड उठाइए, आप मीडिया कवरेज उठाइए, आपको दिखेगा कि गुप्ता जी चुनाव प्रचार में अकेले भाग रहे हैं। उनके साथ में कांग्रेस का एक भी बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं है। कांग्रेस के आपको वर्कर नज़र नहीं आएंगे, कांग्रेस के झंडे नज़र नहीं आएंगे, होर्डिंगों के ऊपर भी, गुप्ता जी के होर्डिंगों पर भी कांग्रेस के नेताओं के फोटो नज़र नहीं आएंगे। यही वजह है कि ये इंडिया महागठबंधन का चुनाव न होकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी का चुनाव बनकर रह गया। लेकिन हम बात करें INLD की, उसमें चर्चा बाद में करेंगे उसके ऊपर। तो INLD का जो चुनाव का जो फार्मूला है, जो पैनल बनाया गया है, वो उनके पास जो बेस्ट चॉइस थी वो बेस्ट चॉइस ली गई है। और इन चॉइसों के बलबूते पर लगता है अभय सिंह चौटाला अपनी आखिरी लड़ाई मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। अब परिणाम क्या होगा तो वोटर बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो पैनल बनाया गया है उसके हिसाब से साफ जाहिर होता है कि अभय सिंह चौटाला सबसे मजबूत से फैसलों के साथ चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब ये एक बड़ी बात होती है। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता अगर खुद रिस्क लेता है तो पूरी पार्टी में एक जान फूंकने का काम करता है, और वो काम अभय सिंह चौटाला ने आज कर दिया है कुरुक्षेत्र से ताल ठोक करके। और उसके बाद जिस तरह से 9 बाकी सीटों पर भी उन्होंने एक बड़ा ही दमदार पैनल जो तैयार किया है, दमदार प्रत्याशी तैयार किए हैं, वो भी बेहद उम्दा किस्म के हैं। और देखते हैं किस तरह से INLD की किस्मत पलटने का काम इस लोकसभा में भी वो हो सकता है। कमेंट करके आप हमें बताएं कि INLD के जो भी ये संभावित प्रत्याशी हैं, क्या वो INLD में नई जान फूंकने का काम करेंगे, और अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से सबसे पहले रण में कूदने का काम किया है वो कितना मजबूत कदम है।